नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सामयिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पश्चिमी व्यवस्था की विश्वसनीयता का पतन। ये लेख हाल के ईरान इजराइल टकराव को एक थोड़े अलग नजरिए से देखता है। जी हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर देखिए, ऐसे संघर्षों में हम देशों पर या क्षेत्रों पर क्या असर पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन ये स्रोत कहता है कि इस टकराव का सबसे बड़ा शिकार कोई देश या जगह नहीं, तो फिर कौन है? बल्कि वो है जिसे हम पश्चिमी नेतृत्व वाला नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो अमूर्त ढांचा। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। तो चलिए इस दावे को थोड़ा खोलते हैं। स्रोत अपनी बात कहाँ से शुरू करता है? देखिए, लेख का जो केंद्रीय बिंदु है वो पश्चिमी प्रतिक्रियाओं में देखे गए कथित दोहरे मापदंडों पर है। दोहरा मापदंड किस तरह का? स्रोत कुछ तथ्य सामने रखता है। वो कहता है कि गाजा में जो हुआ, 55,000 से ज्यादा मौतें, बड़े पैमाने पर विनाश। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले थे। जी, तो उस पर जो पश्चिमी प्रतिक्रिया आई वो काफी संयमित थी, दबी हुई सी। लेकिन इसके ठीक उलट जब इजराइल पर हमले हुए तो उनकी निंदा बहुत जोरदार थी, कठोर शब्दों में। और स्रोत इस फर्क को कैसे समझाता है, क्या कारण बताता है? यहीं पर विश्लेषण थोड़ा गहरा जाता है। स्रोत इसे ऐसे देखता है कि जो निष्पक्षता का एक भ्रम था वो टूट गया है। लेख का तर्क है कि ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के जो सिद्धांत हैं, उन्हें सब पर एक जैसा लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। चुनिंदा तरीके से मतलब ये कि जब राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो तो उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर लो, और जब असुविधाजनक हो तो नजरअंदाज कर दो। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं। स्रोत अलग अलग बयानों और एक्शन का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। समझ गई। तो इस कथित दोहरे मापदंड का असर क्या हुआ है स्रोत के अनुसार? इसका सीधा असर पड़ा है पश्चिमी विश्वसनीयता पर। एक गंभीर संकट पैदा हुआ है। और ये संकट कहाँ-कहाँ महसूस किया जा रहा है? सिर्फ सरकारों के बीच? नहीं, सिर्फ सरकारों के बीच नहीं। स्रोत कहता है कि इसका असर ग्लोबल साउथ में, मतलब दुनिया के विकासशील देशों में, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। हाँ बिल्कुल, वहाँ इस्लामी दुनिया में, और बल्कि खुद पश्चिमी देशों के युवाओं के बीच भी ये महसूस किया जा रहा है। युवाओं का जिक्र आपने किया, ये दिलचस्प है। क्या स्रोत इस पर कुछ और कहता है? हाँ, कहता है। लेख पश्चिमी शहरों में, खासकर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो विरोध प्रदर्शन हुए, हाँ, वो तो काफी खबरों में थे। जी, और उन पर जो कार्रवाइयां हुई उनका जिक्र करता है। और ये एक विडंबना की तरफ इशारा करता है कि जो राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम भरते हैं, हाँ, वही इन प्रदर्शनों को दबाते हुए दिखे। तो स्रोत के मुताबिक इससे वो विश्वसनीयता का संकट और गहरा हो गया। कथनी और करनी में फर्क साफ दिखने लगा। लेकिन ये सिर्फ विश्वसनीयता का ही सवाल नहीं है शायद। स्रोत इसे किसी बड़े बदलाव से भी जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण इस संकट को एक बड़े कैनवस पर रखता है, एक व्यापक वैश्विक बदलाव के संदर्भ में। इसमें वो अमेरिका के घटते प्रभुत्व की बात करते हैं और दूसरी शक्तियों का उदय। हाँ, चीन, रूस, तुर्की, भारत जैसी जो क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां उभर रही हैं, उनका जिक्र है। स्रोत का कहना है कि ये जो उभरती शक्तियां हैं, ये अब खुद को पश्चिम द्वारा तय किए गए वैधता या न्याय के मानकों से बंधा हुआ महसूस नहीं कर रही हैं। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण भी देता है स्रोत, तथ्यों के आधार पर? हाँ, देता है। लेख ईरान के लचीलेपन की बात करता है कि कैसे प्रतिबंधों के बावजूद उसने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स और गठबंधनों से अपना प्रभाव बनाए रखा है। अच्छा। और दूसरी तरफ वो इजराइल के बढ़ते वैश्विक अलगाव की बात करता है कि कैसे उसके तर्क और कार्रवाइयों को उसके पारंपरिक सहयोगियों के बाहर ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। तो ये तथ्य दिखाते हैं कि वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्रोत का मुख्य निचोड़ क्या है, सार क्या है इसका? ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, निष्कर्ष काफी तीखा है। स्रोत का तर्क है कि पश्चिमी नैतिक अधिकार और नेतृत्व में जो एक गिरावट आई है, वो किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं है। तो फिर? बल्कि ये पश्चिम के अपने ही कामों या कामों को न करने, मतलब निष्क्रियता का नतीजा है। एक तरह से ये चोट पश्चिम ने खुद को ही पहुंचाई है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड जिसे कहते हैं। और इसका दूरगामी महत्व क्या हो सकता है? लेख इस बात पर जोर देता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक वैश्विक व्यवस्था बनी थी, जिसे पश्चिमी नेतृत्व ने संभाला था, हाँ, उसके पीछे कुछ मूलभूत मान्यताएं थीं, कुछ मिथक थे। अब एक ज्यादा जागरूक और संदेहवादी वैश्विक दर्शक है। सूचना क्रांति के कारण सब कुछ लगभग रियल टाइम में देख रहा है, तो उस दर्शक के सामने वो पुराने मिथक ढह रहे हैं। तो अंत में हारने वाला कौन है?
इस टकराव में स्रोत के अनुसार? स्रोत बहुत साफ कहता है, ईरान इजराइल टकराव में सबसे बड़ा हारने वाला कोई एक देश या गुट नहीं है, बल्कि पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था का विचारी है। उसकी जो एक सार्वभौमिक अपील थी, उसकी जो वैधता थी, उस पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। इस स्रोत का विश्लेषण सुनने के बाद ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर मौजूदा व्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो रही है तो भविष्य में वैश्विक व्यवस्था और नेतृत्व को कौन से नए विचार या कौन सी नई शक्तियां परिभाषित